हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी भारत के भूगोल से संबंधित चर्चा चल रही थी दोस्तों। उन चर्चाओं में हमने दोस्तों अव्वातंत्र, भारत का अव्वातंत्र से संबंधित कुछ चर्चाएं की थी दोस्तों, जिसमें हमने जाना कि भारत में जो अव्वातंत्र है उसको कितने क्षेत्रों में बांट रखा है, भारत के अव्वातंत्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है दोस्तों। इसी के साथ हमने उत्तरी भारत में हिमालय से निकलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा कर ली थी, जिसमें मैं बात करूं तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और वह इनकी सहायक नदियों की चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं दोस्तों। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे अगले इसी महत्वपूर्ण नदियों की, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। प्रायद्वीपीय भारत की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियों में अगर मैं महत्वपूर्ण नदियों की बात करूं दोस्तों, तो प्रमुख रूप से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी और नर्मदा नदियां महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं दोस्तों। इसी के साथ चर्चा शुरू करते हैं, तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ दें और मेरे साथ शुरुआत कर दें आज के नए टॉपिक की दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है दोस्तों भारत में अव्वातंत्र। भारत में अफवाह तंत्र। इसके अंदर अगर बात करूं दोस्तों, तो हमने ए पार्ट इसका पढ़ लिया था। अब चर्चा करेंगे दोस्तों बी पार्ट की। ए पार्ट में हमने हिमालय अव्वातंत्र की नदियों की चर्चा की थी। बी पार्ट में हम दोस्तों चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। नदियां कह दो या प्रायद्वीपीय भारत का अव्वातंत्र कह दो, बात एक ही दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत के अव्वातंत्र को समझने के लिए सबसे पहले दक्षिण भारत का एक मैप तैयार कीजिए मेरे साथ, ताकि इन्हें समझने में आसानी हो सके। बात करूं अगर भारत के दक्षिण भारत के मैप की, तो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से सबसे पहले हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जिले से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी को नाम दिया जाता है दोस्तों एक नंबर पर महानदी। दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये किसका है, तो बंगाल की खाड़ी का। ये क्षेत्र कौन सा है, बात करूं तो अरब सागर का। एक नंबर पे जो नदी की चर्चा की दोस्तों, महानदी की, इस नदी का उद्गम सिहावा नाम की एक जगह पड़ती है, सिहावा। बात की जाए, सिहावा रायपुर जिले का एक क्षेत्र है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहां से इस नदी का उद्गम होता है दोस्तों, और इस नदी को नाम क्या दिया जाता है, महानदी। दो नंबर पर अगर चर्चा करूं दोस्तों, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र से एक नदी निकलती है और महाराष्ट्र से निकलकर और चली जाती है किस में, बात करूं तो बंगाल की खाड़ी में, और इस नदी को नाम दिया जाता है दोस्तों दो नंबर पे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की अगर बात करूं दोस्तों, तो महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है नासिक। नासिक जिला महाराष्ट्र से किसका उद्गम होता है दोस्तों, तो बात करूं तो किसका उद्गम होता है, गोदावरी का। तीन नंबर पर अगर चर्चा करूं दोस्तों, तो महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर की पहाड़ी पड़ती है और महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलते हुए एक नदी किसमें चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में, और उस नदी को नाम दिया जाता है दोस्तों तीन नंबर पे कृष्णा नदी। कहां से निकलती है, तो मैंने अभी जस्ट बात की कहां से, महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर से इसका क्या होता है, उद्गम। कहां पे है, तो बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में। अगर बात करूं चार नंबर पे, तो दोस्तों कर्नाटक में, कर्नाटक से एक नदी का उद्गम होता है और ये भी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और चार नंबर पे बात करूं तो इस नदी को नाम दिया जाता है दोस्तों कावेरी नदी। कावेरी नदी की अगर बात की जाए दोस्तों, इसका उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से।
कहाँ पे है, तो बात करें तो कर्नाटक। दोस्तों अगर बात करूं तो ये महत्वपूर्ण जो 4 नदियां मैंने आपको बताई है, ये चारों की चारों नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगर बात करें इनके बहने की, तो पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर ये बहती है। इसी के साथ दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियां और है, जिनकी चर्चा भी हम साथ में करें। तो अगर बात करूं प्रायद्वीपीय भारत की 2 और महत्वपूर्ण नदियों की, तो वो अरब सागर में अपना जल गिराएगी। अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर एक पठार पड़ता है दोस्तों, और उस पठार का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक का पठार। अमरकंटक के पठार से दोस्तों एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी को नाम दिया जाता है दोस्तों, नाम दिया जाता है दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा, ये जो नदी है दोस्तों कहां से निकलती है, तो बात करूं तो अमरकंटक का पठार, मध्य प्रदेश। दोस्तों इस नदी की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके उत्तर में अगर बात की जाए तो एक पर्वत श्रेणी है, और उसका नाम है दोस्तों विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन श्रेणी। अगर बात करूं दोस्तों इसके दक्षिण की, तो दक्षिण में एक श्रेणी पड़ती है दोस्तों, और उस श्रेणी को नाम दिया जाता है दोस्तों 2 नंबर पर सतपुड़ा श्रेणी। दोस्तों इसके दक्षिण में एक नदी और निकलती है दोस्तों मध्य प्रदेश से ही, मध्य प्रदेश से निकलकर, और ये नदी भी दोस्तों अगर बात करूं तो सीधे मध्य प्रदेश से निकलकर ये भी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। दोस्तों इस नदी को नाम दिया जाता है तापी नदी। तो प्रमुख रूप से दोस्तों अगर बात करूं, हमने महत्वपूर्ण 6 नदियों की चर्चा की है दोस्तों, जिसमें 4 नदियां बंगाल की खाड़ी में व 2 नदियां अरब सागर में अपना जल ले जाती है। बात करूं 1 नंबर पे, तो मैंने आपसे बात की दोस्तों महानदी की। 2 नंबर पर अगर बात करूं दोस्तों, तो 2 नंबर पे मैंने आपसे चर्चा की दोस्तों गोदावरी की। 3 नंबर पे हमने चर्चा की कृष्णा की। 4 नंबर पे हमने जिस नदी की चर्चा की दोस्तों वो है कावेरी। बात करूं 5 नंबर पर अगर चर्चा करें तो नर्मदा नदी की, और 6 नंबर पर हमने चर्चा की दोस्तों तापी नदी। दोस्तों इसी के साथ आप इस मैप को अपनी नोटबुक में बनाएं, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर पर हेडिंग लगा दे दोस्तों महानदी। प्रायद्वीपीय भारत के अब्बा तंत्र में 1 नंबर पर हेडिंग लगा दे दोस्तों महानदी। बात करें अगर 1 नंबर पे नदी की, तो पहले नंबर पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों महानदी। सबसे पहले अगर बात की जाए इसके उद्गम की, उद्गम दोस्तों अगर बात करूं महानदी की, जस्ट मैंने आपसे चर्चा की कि निकलती कहां से है, तो सिहावा रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़। दोस्तों इसमें इसकी महत्वपूर्ण 2 सहायक नदियां हैं जो दक्षिण की ओर से आके मिलती है। 1 नंबर पे अगर बात करूं तो ब्रह्माणी, और 2 नंबर पे बात करूं दोस्तों तो बैतरणी। महत्वपूर्ण 2 सहायक नदियां हैं दोस्तों। तो इसकी चर्चा करें दोस्तों, उद्गम की अगर बात करें दोस्तों, तो उद्गम में लिख दे आप दोस्तों सिहावा रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों अगर लंबाई की बात करूं, लंबाई 851 किलोमीटर। अगर बात करें दोस्तों जल ग्रहण क्षेत्र की, जल ग्रहण क्षेत्र, तो दोस्तों जल ग्रहण क्षेत्र में लिख दे 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर। बात की जाए दोस्तों महानदी से संबंधित और, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ व
उड़ीसा में बहती, उड़ीसा में बहती है। उड़ीसा में इस पर एक बांध बना हुआ है दोस्तों, और उस बांध का नाम है दोस्तों, उड़ीसा में बांध, कौन सा बांध है, बात करूं तो हीराकुंड, हीराकुंड बांध बना। सहायक नदियों की अगर चर्चा करें दोस्तों, सहायक नदियां, सहायक नदियां, तो सहायक नदियों में दोस्तों हमने बात की दो नदियों की, एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मणी, और 2 नंबर पे चर्चा की दोस्तों बैतरणी। दोस्तों महानदी की अगर चर्चा करें, एक बार फिर से समझा दूं, उद्गम की अगर बात करें तो सिहावा रायपुर से होता है। अगर बात करें सहायक नदियों की तो ब्राह्मणी बैतरणी है। कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 851 किलोमीटर। अगर बात करूं अगवा क्षेत्र की, जहां से इसको जल मिलता है, तो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र है। साथ ही बात करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। और बात करें प्रमुख बांध की, तो इस पे एक बांध बना हुआ है हीराकुंड बांध, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। बात करें सहायक नदियों की तो 2 सहायक नदियां हैं, ब्राह्मणी और बैतरणी। अगली चर्चा करते हैं दोस्तों, फटाफट नोट कर लें। दो नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों, गोदावरी नदी। दो नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, गोदावरी नदी। सबसे पहले उद्गम की अगर बात करें तो जस्ट मैंने आपसे चर्चा की, इसका जो उद्गम है महाराष्ट्र में होता है, नासिक जिले से, नासिक जिला महाराष्ट्र। बात करें दोस्तों इस नदी की, तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण नदी की अगर बात करूं तो इसमें एक नदी आके मिलती है दक्षिण से, और उस नदी का नाम है दोस्तों मंजरा। इसको मंजीरा भी बोल देते हैं, मंजरा या फिर मंजीरा नदी। दोस्तों इस मंजीरा नदी पर एक डैम बना हुआ है दोस्तों, और उस डैम की अगर बात करूं बांध की, तो उसका नाम है दोस्तों निजाम सागर, निजाम सागर बांध। दोस्तों अगर आगे बात करूं मैं इस नदी की, तो इस नदी में एक सहायक नदी इसकी इधर से आके मिलती है, और एक सहायक नदी इधर से आके मिलती है। अगर बात करें दोस्तों इन नदियों की, तो इस नदी का नाम है दोस्तों प्राणहिता। प्राणहिता, प्राणहिता जो नदी है दोस्तों, इस नदी में एक नदी और आके मिलती है इधर में। ये जो नदी है दोस्तों, इस नदी को नाम क्या दिया गया है, प्राणहिता। दोस्तों इसमें एक नदी आके मिलती है, और इस नदी का नाम है दोस्तों पेनगंगा, पेन गंगा। दोस्तों ये जो नदी है, इस नदी का नाम है दोस्तों पूर्णा। तो चर्चा की दोस्तों हमने इसमें महत्वपूर्ण सहायक नदियों की। सबसे पहले उद्गम की बात की नासिक जिले से, महाराष्ट्र से। अगर बात करें दक्षिण की ओर से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी, तो मंजीरा है, जिस पर निजाम सागर बांध बना हुआ है। बात करें पूर्व से और बहने मिलने वाली, उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की, तो पूर्णा, पेनगंगा व प्राणहिता। पेनगंगा प्राणहिता की क्या है, सहायक नदी है। और अंतिम रूप से ये नदी कहाँ जाके गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी। कहाँ ले जाती है अपना जल, बंगाल की खाड़ी। तो सबसे पहले उद्गम में लिख दें नासिक जिला महाराष्ट्र से। 2 नंबर पे लिखे दोस्तों कुल लंबाई, कुल लंबाई की अगर चर्चा करें
तो लगभग 1465 किलोमीटर लंबी। कितनी है दोस्तों? 1465। दक्षिण की इसको गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहलाती है। दोस्तों नोट करके यहीं पे एक लाइन लिख दे, नदी में भी लिख देंगे, यहां पे भी लिख दे, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं, कावेरी नदी को कहा जाता है। समझ में आया दोस्तों? बात करें अगर केवल दक्षिण की गंगा की तो कौन सी नदी कहलाएगी? गोदावरी। और बात करें अगर दक्षिण भारत की गंगा की तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी है? कावेरी नदी। दोस्तों आगे लिखे इसी में। बात करें अगर जल ग्रहण क्षेत्र की, जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र की अगर बात करें दोस्तों तो लगभग 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? जल ग्रहण क्षेत्र है। आगे बात करूं दोस्तों सहायक नदियों की, सहायक नदियां, इसमें लिखे दोस्तों आप पेन गंगा, प्राणहिता, पूर्णा, मंजरा आदि। एक लाइन और लिखे दोस्तों इसी में, एक लाइन और ऐड कर ले, मंजीरा नदी पर, मंजरा नदी पर निजाम सागर बांध बना हुआ है। तो दोस्तों अगर चर्चा करूं गोदावरी नदी की, एक बार फिर से आपको समझाने के लिए, गोदावरी नदी का जो उद्गम है अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में नासिक जिले से होता है। नासिक जिले से उद्गम होने के बाद अगर दोस्तों करूं बात इसकी कुल लंबाई की तो लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। बात करें अगर इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी की तो हमने बात की पेनगंगा है, पूर्णा है, प्राणहिता है और मंजीरा जैसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे चर्चा करें दोस्तों, उतार ले फटाक से। तीन नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों कृष्णा नदी। 3 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों कृष्णा नदी, जिसका उद्गम की अगर बात की जाए तो उद्गम कहां से होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र से। 3 नंबर पे दोस्तों हेडिंग लगा दे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की अगर चर्चा करूं दोस्तों उद्गम की तो सबसे पहले इसका एक मैप बनाए। बात की कृष्णा नदी के उद्गम की तो महाबलेश्वर की महाबलेश्वर की पहाड़ी कह दो, महाबलेश्वर महाराष्ट्र कर दो है। कहां से उद्गम होता है दोस्तों? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर की पहाड़ी। दोस्तों अगर बात करूं इस नदी की कुल लंबाई की तो लगभग इसकी जो लंबाई है, अगर लंबाई की बात की जाए दोस्तों
तो लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। 1401 किलोमीटर लंबी ये नदी है। बात करें अगर दोस्तों इसकी सहायक नदियों की, तो 3 नदियां इसमें आके मिलती है दोस्तों, 1 2 3। बात की जाए तो इस नदी का नाम है कोयना। 2 नंबर पे बात की जाए तो तुंगभद्रा, और 3 नंबर पे अगर बात की जाए तो भीमा। 3 महत्वपूर्ण नदियां इसमें आके मिलती है दोस्तों। 1 नंबर पे मैं बात करूं तो कोयना है, तुंगभद्रा है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे भीमा नदी, और अंतिम रूप से ये भी अपना जल कहाँ पे गिरा देती है? तो बंगाल की खाड़ी। दोस्तों उद्गम में लिखे सबसे पहले महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कुल लंबाई लिखे दोस्तों, कुल लंबाई तो 1401 किलोमीटर। बात करें दोस्तों कुल लंबाई लिख दे दोस्तों 1400 किलोमीटर। बात करें आगे दोस्तों तो कृष्णा नदी पर, नदी पर कृष्णा नदी पर कृष्णा नदी, और हटाओ दोस्तों, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की पश्चिम पूरब की ओर, पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है। बात करें दोस्तों सहायक नदियों की, सहायक नदियां, सहायक नदियों की अगर बात करें दोस्तों तो हमने चर्चा की 1 नंबर पे कोयना की। बात करें 2 नंबर पे तो तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। बात करें 3 नंबर पे तो भीमा नदी, बंगाल की खाड़ी में अपना क्या गिरा देती है? जल। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, 4 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, चौथी नदी की, कावेरी नदी। 4 नंबर डाल के दोस्तों हेडिंग लगा दे कावेरी नदी। कावेरी नदी की अगर चर्चा करूं दोस्तों उद्गम की, तो उद्गम की अगर चर्चा की जाए दोस्तों तो हमने बात की पीछे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक। दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर और ये नदी कहाँ चली जाती है? बात करूं तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। लंबाई की अगर बात करें दोस्तों इसकी कुल लंबाई की, तो लगभग बात की जाए तो 800 किलोमीटर ये लंबी है। कितनी लंबी है दोस्तों? 800 किलोमीटर लंबी है। बात करें दोस्तों इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी महत्वपूर्ण 2 सहायक नदियां हैं दोस्तों जो दक्षिण से आकर मिलती है। 1 नंबर पे बात करूं तो 1 नंबर पे जो नदी है उसका नाम है दोस्तों कामनी नदी, और 2 नंबर पे अगर बात की जाए दोस्तों, 2 नंबर पे जो नदी है उसका नाम है दोस्तों अमरावती नदी, अमरावती नदी। उद्गम की अगर बात करें दोस्तों तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से 2 सहायक नदियां इसमें आके मिलती है, इसकी दक्षिण से एक कामनी और एक अमरावती। बात करें तो अंतिम रूप से कहाँ जाके अपना जल गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी। दोस्तों
एक और इम्पोर्टेंट चीज, कर्नाटक में ये नदी एक जलप्रपात बनाती है और उस जलप्रपात को नाम दिया गया है दोस्तों शिव सुंदरम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जल प्रपात। तो दोस्तों सबसे पहले उद्गम में लिख दें आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से। 2 नंबर पे लिखे दोस्तों लंबाई, और लंबाई में लिख दे दोस्तों 800 किलोमीटर। 3 नंबर पे आप लिखे दोस्तों, बात करें तो इसमें इस नदी पर कर्नाटक में इस नदी पर दोस्तों कंफर्म करके बताऊंगा ये कर्नाटक में है या फिर तमिलनाडु में। तो आप डायरेक्ट लिख दे इस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात स्थित है या बनाती। दोस्तों बात करें अगर सहायक नदियों की, सहायक नदियां, तो सहायक नदियों में लिख दे दोस्तों कामनी, एक लिख दे दोस्तों आप अमरावती। कामनी है, अमरावती है। इसकी अगर महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करूं तो महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी है, कामनी और अमरावती। दोस्तों कामनी को कानकी भी बोल देते हैं, कानकी। तो जो भी आपको सही लगे, जो भी नाम आपके एग्जाम में आए, दोनों को ध्यान रखें। तो बात करें दोस्तों 4 नंबर पे, अच्छा दोस्तों 4 नंबर पे अगर बात करें कावेरी नदी की, तो उद्गम की सबसे पहले बात की हमने। अगर कावेरी नदी का उद्गम की अगर चर्चा करूं दोस्तों, तो उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है दोस्तों कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। उद्गम होने के बाद ये नदी अपना जल ले जाकर किस में गिरा देती है? तो बंगाल की खाड़ी, या मैं कहूँ तो इस नदी का जो जल है वो बंगाल, जो पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी है उसमें जाकर गिर जाती है। दोस्तों इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो हमने 2 सहायक नदियां पढ़ी, कामनी और अमरावती। दोस्तों कुल लंबाई भी देखिए हमने 800 किलोमीटर। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको पीछे नोट करके लिखवाई, वो लिख ले दोस्तों, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं अब उन 2 महत्वपूर्ण नदियों की जो पश्चिम की ओर बहती है और अपना जल ले जाकर अरब सागर में गिरा देती है। तो अब 5 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, इसमें ही कंटिन्यू, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की अगर बात करूं दोस्तों सबसे पहले उद्गम की, तो दोस्तों नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो होता है अमरकंटक के पठार से। कंटक का पठार मध्य प्रदेश एमपी। दोस्तों इस नदी की खास बात यह है कि ये नदी भ्रंश घाटी से बहती है और अपना जो जल है वो कहाँ गिरा देती है? अरब सागर में। अरब सागर। दोस्तों इस नदी की खास बात मैंने कहा कि भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन अगर बात करूं साथ साथ इस नदी के दोनों और दक्षिण में बात करूं तो उत्तर की दोनों ओर
दो श्रेणियां ऊपर मौजूद है दोस्तों, और इन दो श्रेणियों के अगर नाम की बात करें तो उत्तर में जो श्रेणी है उसे नाम दिया गया है दोस्तों विंध्य श्रेणी। दक्षिण में जो श्रेणी है उसकी अगर चर्चा करें दोस्तों तो दक्षिण में इसकी श्रेणी पड़ती है सतपुड़ा श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी बहती है दोस्तों, तो बात करें तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बहते हुए गुजरात से कहाँ चली जाती है, तो अरब सागर में। अरब सागर में अपना जल गिराने के से पहले इस नदी की अगर चर्चा करूं दोस्तों तो इस नदी पर मध्य प्रदेश में एमपी में ही अगर बात करें तो एक जलप्रपात बनाती है ये नदी, और जलप्रपात का नाम है दोस्तों धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों कहाँ बनाती है धुआंधार जलप्रपात, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है दोस्तों जबलपुर। जबलपुर के निकट ये नदी जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात, तो बात करें तो धुआंधार जलप्रपात। दोस्तों गुजरात में इस नदी पर एक डैम बना हुआ है दोस्तों, उस डैम का नाम है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध दोस्तों गुजरात के अंदर है, और गुजरात में कौन सी नदी पे है, बात करें तो नर्मदा। तो दोस्तों एक बार फिर से समझे, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सी, तो नर्मदा नदी। साथ में ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है, कौन कौन सी श्रेणियों के बीच में से बहती है, तो विंध्यन और सतपुड़ा। बात करें तो नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक के पठार से। बात करें कौन सा जलप्रपात बनाती है, तो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में। बात करें अगर इसकी कि इस पे कौन सा बांध बना हुआ है, तो गुजरात में जो महत्वपूर्ण बांध है इस पे वह है दोस्तों, अगर बात करूं तो सरदार सरोवर। दोस्तों इस नदी पर एक परियोजना और चलती है दोस्तों, उस परियोजना की अगर चर्चा करूं दोस्तों, उस परियोजना को नाम दे रखा है दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है दोस्तों। इस नदी घाटी परियोजना में नर्मदा नदी पर बने हुए बांधों का जल इकट्ठा करके और कृषि के सिंचाई व पेयजल के लिए उपयोग करना है। इस घाटी परियोजना में अगर बात करूं दोस्तों तो मुख्य रूप से 4 राज्यों शामिल हैं। 4 राज्यों का इसमें हिस्सा आता है दोस्तों। 4 राज्य कौन कौन से, अगर बात करूं तो राजस्थान है, बात करूं तो मध्य प्रदेश है एमपी, बात करूं तो गुजरात व महाराष्ट्र इसमें शामिल है। इन 4 राज्यों का इसमें हिस्सा आता है। तो दोस्तों चर्चा करते हैं नर्मदा नदी की। सबसे पहले आप लिखें दोस्तों इसमें उद्गम। उद्गम की अगर बात करूं दोस्तों तो मैंने बताया आपको कहां से होता है, अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश। 2 नंबर पर अगर बात करूं दोस्तों लंबाई की, तो आप लिखें इसमें कुल लंबाई। इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है लगभग 1312 किलोमीटर। बात करें दोस्तों आगे इसी नदी की, तो इस नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। आगे लिखे दोस्तों, ये आपने बना लिया होगा। आगे लिख दे दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना। इसी में आगे लिख दे दोस्तों आप, इसी में कंटिन्यू नर्मदा घाटी परियोजना। इसके बारे में लिखे दोस्तों 4 राज्यों की
चार राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। सम्मिलित परियोजना है। कौन कौन से चार राज्य बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, व मध्य प्रदेश। अगर बात करें दोस्तों सर्वाधिक लाभ कौन लेता है, किसे मिलेगा, तो दोस्तों गुजरात को। इस घाटी परियोजना का जो सर्वाधिक लाभ है दोस्तों कौन से राज्य को दिया जाता है, तो गुजरात को। नर्मदा घाटी परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना क्या है, कौन सी नदी पे है, इन सबको जानने के लिए एक बार फिर से आप सुने दोस्तों। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर एक संयुक्त परियोजना है जिसमें 4 राज्यों का हिस्सा आता है। उन 4 राज्यों का नाम जानने से पहले ये जान ले दोस्तों कि नर्मदा घाटी जल परियोजना जो है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना व मैं बात करूं तो पेयजल समस्या को दूर करना है। दोस्तों इस परियोजना में मुख्य रूप से 4 राज्य आते हैं, जिसमें अगर बात करूं 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों उस राज्य की, जो राज्य अभी वर्तमान में बात करूं तो 1 नंबर पे राज्य आता है इसमें गुजरात। 2 नंबर पे अगर चर्चा करूं तो 2 नंबर पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र। 3 नंबर पे इसमें जो राज्य सम्मिलित किया जाता है वह है दोस्तों अगर बात करूं तो राजस्थान। और 4 नंबर पे जो राज्य है इसमें वह है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो इन 4 राज्यों की जो संयुक्त परियोजना है उसे नाम दिया गया दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, फटाक से नोट कर ले। छह नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों अगली नदी की। तापी नदी। तापी या फिर इसी को लिख देते हैं दोस्तों ताप्ती नदी। दोस्तों बात करें तापी नदी की तो ये नदी अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। बात करूं तो बैतूल जिले से, बैतूल जिला, बैतूल जिला में एक जगह है मुल्ताई। बैतूल जिले में एक जगह है और उस गांव का या जगह का नाम क्या है, मुल्ताई। मुल्ताई नामक स्थान से। कहां पे है दोस्तों ये, तो एमपी के मध्य प्रदेश। इसका क्या होता है दोस्तों, उद्गम। बात की थी दोस्तों थोड़ी देर पहले कि नर्मदा नदी के दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है और इस पर्वत श्रृंखला को नाम दिया था दोस्तों हमने सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी है दोस्तों, इस श्रेणी व तापी नदी के दक्षिण में भी एक श्रेणी पड़ती है अजंता श्रेणी। जिस प्रकार से नर्मदा नदी सतपुड़ा मैं बात करूं तो विंध्य श्रेणी के बीच बहती है, उसी प्रकार से जो तापी नदी है वो सतपुड़ा व अजंता श्रेणी के बीच से बहती है। नर्मदा नदी की तरह ही बात करूं तो सतपुड़ा नर्मदा नदी की तरह ही बात करूं तो दोस्तों जो तापी नदी है ये भी भ्रंश घाटी से बहती है। तो दोस्तों चर्चा कर लें सबसे पहले उद्गम। उद्गम में लिख दे दोस्तों आप उद्गम, और उद्गम में लिख दे दोस्तों मुल्ताई गांव, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। कुल लंबाई की अगर बात करें दोस्तों, कुल लंबाई तो लगभग बात की जाए कुल लंबाई की
तो लगभग 724 किलोमीटर लंबी है ये नदी, 724 किलोमीटर। भ्रंश कगार से बहती, भ्रंश कगार से बहती है। दोस्तों ये लाइन आप चाहो तो नर्मदा नदी में भी लिख दें, भ्रंश कगार से बहती है। इसके उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी व दक्षिण में अजंता श्रेणी। बात करें दोस्तों आगे इस नदी की, उत्तर में बात करें तो हमने की सतपुड़ा और अजंता श्रेणी है। दोस्तों तो ये थी अपनी चर्चाएं ताप्ती नदी से संबंधित। अगर बात करें तापी नदी की तो तापी नदी से संबंधित यही चर्चा है, महत्वपूर्ण जो बातें हैं। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, जब तक आप इसको नोट करें। इसी में अगर बात करूं दोस्तों कंटिन्यू, तो आप एक नदी और लिख लें दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की में। वैसे राजस्थान के साथ उसकी चर्चा होगी जब हम राजस्थान की चर्चा शुरू करेंगे। एक नदी और लिख दे दोस्तों, और उस नदी का नाम है दोस्तों, अगर बात करूं तो लूनी नदी। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, विस्तार से इसका अध्ययन हम करेंगे राजस्थान के भूगोल में। यहाँ केवल हम पॉइंट टू पॉइंट दो बातें करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें उद्गम की, उद्गम तो इसमें लिख दे दोस्तों आप अरावली, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत श्रेणी से दो धाराओं के रूप में। कौन कौन सी दो धाराएं हैं आप इसमें लिख सकते हो दोस्तों। एक नंबर पे सरस्वती, सरस्वती व दो नंबर पे आप लिख सकते हो दोस्तों इसमें सागरमती। सरस्वती मैं बात करूं तो सागरमती नामक दो धाराओं से किसका उत्पन्न होती है, कौन सी नदी, तो लूनी नदी। और इसमें लिख दे दोस्तों, और अंतिम रूप से, अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में चली जाती, खाड़ी में चली जाती। तो दोस्तों ये थी हमारी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों की चर्चा हमारी हो गई है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण छोटी सहायक नदियां भी हैं दोस्तों, आप साथ के साथ उन्हें भी लिख ले। केवल उनके नामों की चर्चा करेंगे दोस्तों, ज्यादा उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं नहीं। अगर पूछता है तो केवल नाम पूछ लेता है कई बार, कौन सी नदी कहाँ की है। जैसे अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में ही, तो आप इसी में स्टार बना के लिख दे दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदी, छोटी नदियां। और इसमें लिखे दोस्तों आप सबसे पहले पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों की अगर बात करूं मैं दोस्तों, तो जैसे अगर बात करूं तो सेतु, सेतु अगर बात की जाए दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों की, तो उनमें सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो एक नदी है जिसका नाम है सेतुर निजी। और चर्चा करूं दोस्तों
तो हमने चर्चा की थी भद्रा नदी की। तुंगभद्रा राजकोट से निकलती गुजरात में। अगर और चर्चा की जाए दोस्तों तो डाडर है जो कि पंचमहल से निकलती है। डाडर जो कि कहां से निकलती है? पंचमहल। और चर्चा करूं दोस्तों तो साबरमती है। साबरमती माही कोष्टक में लिख दे दोस्तों गुजरात। ये किधर की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं दोस्तों? बात करो तो पश्चिम की ओर। आगे लिखे दोस्तों, इसी में आगे लिखे दोस्तों, दो महत्वपूर्ण नदियां और है दोस्तों गोवा की। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। बात करो तो कौन कौन सी? एक नदी है जिसका नाम है जुआरी। क्या नाम है दोस्तों? जुआरी। जुआरी। और एक नाम है दोस्तों मांडवी। जुआरी व मांडवी नदियां कहाँ है? कहाँ बहती है? तो गुजरात में पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में चली जाती है। दोस्तों ये थी छोटी सहायक नदियां। तो आगे लिखे दोस्तों, इसमें आप चाहो तो दो नदियां और एक नदी और लिख सकते हो, पेरियार जो केरल में है। इसी में आप एक और लिख दे दोस्तों, पेरियार केरल की नदी। आगे लिखे दोस्तों, अब लिख दे आप दोस्तों इसी को, पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां। पूर्व की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण छोटी नदियां। इसमें लिखे आप दोस्तों बामसा धार, बामसा धारा, बामसा धारा, पेन्नार, पेन्नार है, बामसा धारा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है जो कि आप पहले भी लिख चुके, वैतरणी, ब्राह्मणी। सहायक नदियों में भी हमने चर्चा की थी दोस्तों इनकी। स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा, पालार है, वैगई है आदि। बात करूं अगर पूर्व की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण छोटी नदियों में, तो हम बात करें तो वाशाधारा है, बात करूं तो पेन्नार है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, स्वर्ण रेखा है, पालार है, वैगई है। ये क्या है? कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। बामशाधार। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी नदियों से संबंधित चर्चा। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।